हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया सब्जेक्ट। अब सबसे पहली बात तो ये उठती है कि इस सब्जेक्ट का जो नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसमें सोशल और पॉलिटिकल का क्या मतलब हुआ। तो इंसान जैसे हम हैं तो इंसान एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का क्या मतलब कि इंसान हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते आए, ग्रुप्स में रहते आए। ठीक है, तो मैन इज अ सोशल एनिमल जो कहा जाता है। तो इस सोशल का मतलब ये है कि मिलजुल कर रहना, साथ में रहना, ग्रुप्स में रहना। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप और अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ को। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करके खाते थे या फिर जानवरों को मार के खाते थे, तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई इंसान कहे कि यार मैं किसी और इंसान के साथ नहीं रहूँगा, मैं अकेले रहूँगा, तो आप खुद सोचिए वो कितना टाइम जी पाएगा जंगल में। वो ना तो अकेले खाना इकट्ठा कर पाएगा, और अगर किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक कर दिया तो वो अकेले खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इंसान हमेशा से ग्रुप्स में रहे, और ग्रुप्स में रहने की वजह से ही इंसान सरवाइव कर पाए, इतनी आगे जा पाए। ठीक है, आज के टाइम पे तो दुनिया बिल्कुल काबू में कर रखी है इंसानों ने, और उसका रीज़न यही है कि इंसान कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, तो सोशल का मतलब ये है ग्रुप्स में रहना। तो इंसान हमेशा ग्रुप्स में रहे, कभी अकेले नहीं रहते। अब जब इंसान ग्रुप्स में रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, वो शांति से, शराफत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और मे भी ये भी हो सकता है कि दो ग्रुप्स हैं और वो आपस में लड़ते ही रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब वो ग्रुप्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो उन ग्रुप्स के काम करने के तरीके को, उन ग्रुप्स की जो सोच है, जीने के तरीके को, इस पूरी तमाम चीज़ों को डिफाइन करती है वहाँ की पॉलिटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप्स के काम करने के जो नॉर्म्स एंड जो फंक्शनिंग है, वेज ऑफ फंक्शनिंग, उसे कहते हैं पॉलिटिक्स। अब आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप हमारे देश में कहीं बाहर जाइए और वहाँ चौराहे पे खड़े होकर आप यूँ कहने लग जाइए कि मैं नहीं मानता किसी भगवान को। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे आप चले जाओ और चौराहे पे खड़े होकर ये बोल दो कि यार मैं नहीं मानता किसी भगवान को, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो आप खुद सोचो कि आप वही बात बोल रहे हो, लेकिन किसी जगह पे वो बात बोलने पे कुछ नहीं हो रहा, और किसी जगह पे आप वो बात बोल रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ग्रुप्स के वे ऑफ फंक्शनिंग अलग है, किसी ग्रुप का वे ऑफ फंक्शनिंग अलग है। अब वे ऑफ फंक्शनिंग कैसा होता है, दैट इज पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये तो बात रही इस सब्जेक्ट के नाम की, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, कि वो तमाम चीज़ें जो इंसानों का सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर डिफाइन करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट का। बात करी जाए कि लोग किस भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे देश में ये सनातन धर्म में उस टाइम पे 33 मिलियन टाइप ऑफ गॉड्स थे। हर कोई अलग अलग भगवान की पूजा कर रहा है, हर ट्राइब का अपना भगवान है। और कुछ लोग जैसे मानते थे कि जो सुप्रीम गॉड की अगर बात करी जाए तो कुछ लोग मानते थे माँ शक्ति सुप्रीम गॉड है। कुछ लोगों का मानना था कि ये भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम गॉड है। ऐसे लोगों को वैष्णव कहा जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि लॉर्ड शिव जो है वो अल्टीमेट गॉड है, सबसे सुपीरियर गॉड है, तो ऐसे लोगों को शिवाइट्स कहा जाता था। और इसके अलावा ये तो रही धर्म की बात है। हमारा जो देश था, हमारा सिविलाइजेशन जो था, वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा कह लीजिए सेंटर था। और अगर बात करी जाए स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी भी कोई एक तरीके की नहीं थी। यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले थे उस डिवाइन क्रिएशन तक पहुँचने के, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने के। कुछ लोग सात्विक तरीकों से उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को रीच करना चाहते थे, कुछ लोग तांत्रिक तरीकों से, कुछ लोग नागा बनते थे, कोई सात्विक साधु बन जाते थे, कोई अघोरी बन जाते थे।
इसके बाद हमारी सिविलाइजेशन में अलग अलग एरियाज़ में बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हुई। उन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली अपनी फ़िलॉसफी से, अपने टीचिंग से, और वहीं से पैदा हुए कई सारे और रिलीजन्स। जैसे करीब 2500 साल पहले बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इंडिया से निकले और दुनिया भर के अलग अलग कोनों में गए। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सिविलाइजेशन का। इसके बाद करीब 1000 साल पहले इंडिया में इस्लाम आया। इसके बाद करीब 500 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह ने सिखिज़्म स्टार्ट किया हमारे इंडिया में। तो इस तरीके से तमाम रिलीजन्स इंडिया में आने लगे और आते रहे। इसके बाद अभी के टाइम की अगर बात करी जाए तो दुनिया के जितने मेजर रिलीजन हैं उनमें से 8 रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ज़ोरोएस्ट्रियज़्म और जूडाइज़्म। ये 8 मेजर रिलीजन्स इंडिया में आज भी मतलब इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये तो रही बात, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। अब सबसे पहले बात आती है डाइवर्सिटी इन इंडिया की। तो इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ कहा जाता है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ का क्या मतलब? लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ का मतलब है कि हमारे देश में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। चाहे आप लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए, हमारे देश में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप चाहे खाने पीने की बात कर लीजिए, देश के हर कोने में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं और अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती हैं। आप चाहे फेस्टिवल्स की बात कर लीजिए, देश भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के रिलीजन्स लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। अब सवाल उठता है कि इतनी डाइवर्सिटीज़ आती कहाँ से हैं? ठीक, तो हज़ारों सालों से लोग ट्रेवल करते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। और वो क्यों ट्रेवल करते रहे हैं उसके भी कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि हो सकता है वो नई जगह में जाते थे वहाँ पे सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए क्यों? कि जीने के लिए शायद और अच्छी कंडीशंस मिल जाएं नई जगहों पे, वहाँ और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है और अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है। इस वजह से नई जगहों में रहने के लिए, बसने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। इसके अलावा लोग ट्रेड करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आते जाते रहे। और इसके अलावा अगर कभी कहीं नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता था, ठीक, जैसे कि कहीं पे सूखा पड़ गया या कहीं पे बाढ़ आ गई, तो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसके अलावा काम के सिलसिले में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। और इसके अलावा वॉर के केसेस में भी, कि एक देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी में मतलब दूसरे स्टेट में जा रही है, वहाँ उन पर अटैक करी और फिर वहीं बस जा रही है। तो हज़ारों सालों से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। और अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आते जाते थे। अगर आज के टाइम में आप बात करिए तो आज के टाइम में लोग प्लेन्स का यूज़ कर सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। लेकिन आज से 200-300 साल पहले ना प्लेन्स थे, ना कार्स थी, ना ट्रेन्स थी। तो उस टाइम पे लोग कैसे जाते थे? तो उस टाइम पे जो भी तरीके थे लोगों के पास, चाहे लोग हॉर्सेस पे बैठ के जाते थे, हॉर्सेस यानी कि घोड़े, या कैमल्स का यूज़ कर सकते थे, या ऊँट जिनको कहते हैं, और या फिर वो पैदल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। अब ये तो बात हुई कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कैसे जाते थे। अब इससे डाइवर्सिटी कैसे आती है? तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि लोग पुरानी जगह से जब नई जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पे नई जगहों में जाने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ नए तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, नए तरीके का खाना बनाया जाता है, उन नई जगहों पे म्यूज़िक भी नई तरीके का है। और वहाँ पे जब वो लोग बसते थे, ठीक, तो उस जगह के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे। तो इससे होता ये था कि अब जैसे नई जगह में आ गए तो उनको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी लोगों से बात करने के लिए। अब नई लैंग्वेज जब वो सीखते थे और अपनी पुरानी लैंग्वेज से वो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाती थी, ठीक,
अब जैसे खाना बनाने की बात करते हैं, तो नई जगह में जाते थे तो नई नई तरह की चीज़ें मिलती थी खाना बनाने के लिए, तो वो नई नई तरह की चीज़ों को अपने अंदाज में बनाते थे और अपनी सीखी हुई पुरानी डिशेस को नए अंदाज में बनाते थे। तो इस तरीके से खाने पीने की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती थी। और बिल्कुल इसी तरीके से चाहे आप लैंग्वेज की बात कर लीजिए, चाहे आप म्यूज़िक की बात कर लीजिए, चाहे रिलीजन की बात कर लीजिए, चाहे फेस्टिवल्स या ट्रेडिशंस की बात कर लीजिए, हर चीज़ में इस जो पुराने और नए कल्चर का जो मिक्स होता है वहाँ से डाइवर्सिटीज़ निकलती हैं और वहीं से जो हमारा कल्चर है वो एनरिच होता है। अब चलिए बात करते हैं कल्चर की। तो कल्चर का बेसिकली क्या मतलब है? कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। अब फ़र्ज़ करिए कि लोग किसी भी जगह में रहने वाले लोग क्या खाना खाते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, काम क्या करते हैं, तमाम चीज़ें उस जगह के कल्चर का एक हिस्सा हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि लोग खाते क्या हैं, लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं और लोग काम क्या करते हैं, ठीक, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस जगह के जो ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स हैं उन पे। अब जियोग्राफिकल फीचर्स पे कैसे डिपेंड करता है ये सब, तब मतलब ये तमाम चीज़ें, किसी भी कल्चर की ये तमाम चीज़ें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए मान लीजिए कि कोई जगह है जो कि सी शोर के पास है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। सी शोर के पास कोई जगह है, बहुत गर्म है और वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है। तो आप खुद सोचिए लोग किस टाइप के कपड़े पहनेंगे। ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, इतना ह्यूमिडिटी है, पसीना निकल रहा है, तो लोग पतले कपड़े पहनेंगे और वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा खुले खुले कपड़े रहें। तो अब कपड़ा पतला भी हो और थोड़ा सा खुला सा भी हो कि हवा लगती रहे, पसीना कम आए, तो लोग किस टाइप के कपड़े पहनेंगे? एक ढीला ढाला सा कुर्ता और एक धोती, ठीक। और चलिए अब फ़र्ज़ करिए कि मान लीजिए कोई रह रहा हो आर्कटिक कंट्रीज़ में जहाँ बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ लोग किस टाइप के कपड़े पहनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे लोग बहुत भारी कपड़े पहनेंगे, वुलन कपड़े पहनेंगे और हमेशा पूरा कपड़े से ढक के रखेंगे खुद को। तो वो चीज़ वहाँ का कल्चर बन जाता है, वहाँ के लोग उस टाइप के कपड़े पहनेंगे फिर। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो होती हैं किसी भी जगह की, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं कि उस जगह के लोग किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं हिस्टोरिकल कंडीशन किस तरीके से किसी भी जगह के कल्चर को इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं। अब जैसे बात करते हैं, हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बीच बीच में इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज बनी जब हम पे अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने राज किया हम पे 400 साल, वहाँ से हमने ये लैंग्वेज सीखी है, ठीक है। तो हिस्ट्री इस तरीके से कल्चर को इफ़ेक्ट करती है। आज के टाइम में देखिए इंडियन कल्चर का एक पार्ट बनती जा रही है ये लैंग्वेज, जो कि हमारी नहीं थी। कहाँ से आई? हिस्ट्री से। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी और हिस्ट्री किसी भी जगह के कल्चर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं लद्दाख का और केरल का, और इन एग्जाम्पल्स के सहारे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। थैंक यू। हो गया।